हेलो। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हमारा जो सिलेबस यहाँ पे चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सुपर कंडक्टर। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए सुपर कंडक्टर। तो सबसे पहले सुपर कंडक्टर से समझने से पहले हमें कंडक्टर के बारे में देखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर क्या होते हैं। तो कंडक्टर ऐसे मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं इसका मतलब है कि उनका या तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब है कि इसकी रजिस्टिविटी कम होगी और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो होती है ज़्यादा। और रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो होता है रो इज इक्वल टू 1/σ। यहाँ पर रो रजिस्टिविटी है और सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है। यदि रजिस्टिविटी कम तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, और अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा तो कंडक्टिविटी कम। तो जो कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मान लो किसी भी कंडक्टर का हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब एटम से निकलते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। और आयन बन जाता है तो आयन के पास होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, एक ही प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा हैवी होता है। और इतना ज़्यादा हैवी होने की वजह से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होगा, अपन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आयन के साथ कॉलिजन होगा। और उस कॉलिजन की वजह से जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कॉलिजन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में दिक्कत आ रही है। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जब दिक्कत आ रही है इसका मतलब वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हम कह देंगे कि यहाँ पे रजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो अब हम देख रहे हैं कि मान लो हम टेम्परेचर कम करें तो रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। तो रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया कुछ मटेरियल्स के लिए तो हमने देखा कि जैसे ही हम उनका टेम्परेचर कम करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके उनकी रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। और ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है इसका मतलब जैसे हम इसको समझें कि मान लो रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर में हम जब ग्राफ देखते हैं और मान लो हम टेम्परेचर की वैल्यू कम कर रहे हैं, रजिस्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए ये इस तरह से वैल्यू कम होती है। ये जो ग्राफ है नॉर्मल कंडक्टर के लिए ग्राफ है ये। लेकिन कुछ सर्टेन मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे उनकी रजिस्टिविटी कम होती जा रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये बोले तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उनकी जो रजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाती है। मतलब इनकी रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो बहुत अच्छा कंडक्टर बन गया। और ऐसे ही मटेरियल्स को हमने बोल दिया यहाँ पे सुपर कंडक्टर, जिनकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और रजिस्टिविटी कम है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसका मतलब है जो सिग्मा या कंडक्टिविटी होगी वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगी। तो ये क्या हो गए, हमारे पास सुपर कंडक्टर हो गए। और जिस टेम्परेचर पर जो नॉर्मल कंडक्टर है वो अगर सुपर कंडक्टर बन रहा है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस फिनोमिना को ही हम यहाँ पर बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो अब तक हमने क्या देखा कि जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वहाँ पर रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर कम करने पे उनकी रजिस्टिविटी कम होती है। तो कुछ मटेरियल्स के लिए ऐसा देखा गया कि उनकी जो रजिस्टिविटी टेम्परेचर कम करने पर उनकी रजिस्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर पर आकर ऑलमोस्ट जीरो हो गई। और ऐसे ही मटेरियल्स को हमने यहाँ पर सुपर कंडक्टर कहा और इस फिनोमिना को हमने सुपर कंडक्टिविटी कहा। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हुई है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जो अपन अब पढ़ेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, इसका मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो नॉर्मल कंडक्टर है वो यहाँ पे सुपर कंडक्टर में चेंज हो गया। इसका मतलब नॉर्मल एट क्रिटिकल टेम्परेचर द नॉर्मल कंडक्टर बिकम से सुपर कंडक्टर। तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है इसको ही हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो अगर हमारे पास टेम्परेचर है और उस पर कोई मटेरियल है वो अगर सुपर कंडक्टिविटी इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि
इस टेम्परेचर के बाद वो क्या है, नॉर्मल कंडक्टर, और टेम्परेचर से पहले क्या है यहाँ पे सुपर कंडक्टर, और बाद में नॉर्मल कंडक्टर। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, यही सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर को अलग करती है। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ही एक सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर के बीच में एक शार्प बाउंड्री होती है। मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर है तो मतलब सुपर कंडक्टर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर। मतलब T इज लेस देन TC है, इसका मतलब है कि मटेरियल यहाँ पे क्या है, सुपर कंडक्टर। और यदि T इज ग्रेटर देन TC है, इसका मतलब है ये क्या है, नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर यहाँ पे। तो ये दोनों में जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। मतलब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसमें सुपर कंडक्टिविटी इफेक्ट आए, सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, और हम उसका टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करेंगे तो अगेन वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। फिर अगेन उसको कूल डाउन करेंगे तो अगेन वो एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और इसी को हम अब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे उसको देखते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी कम होती है, रजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। फिर सुपर कंडक्टर की देखेंगे तो रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो और कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, और जो इनमें रिलेशन होता है रो इक्वल टू 1/σ ये होता है। तो हम देखेंगे द सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाई कैमरलिन एन्स इन 1911। जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कैमरलिन एन्स ने डिस्कवर की थी 1911 में। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है अपने नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें। When certain materials cool down below a temperature, then their resistivity suddenly decreases to zero and conductivity of material become very large, sigma almost infinite. This material is called superconductor and this phenomena is called superconductivity, and the certain temperature below which the material becomes superconductor is known as critical temperature। अब हम critical temperature को देखेंगे तो देखेंगे the minimum value of temperature above which the superconducting material behaves like normal conductor and below it the material behave like superconductor। In simple words, the critical temperature is boundary between normal conductor and superconductor at temperature scale। The superconducting can be destroyed by increasing temperature above the critical temperature। अगर हमें उस किसी मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है तो इसका मतलब है हमें उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर उसको दोबारा हमें सुपर कंडक्टर बनाना है तो हमें उस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें बता रही है द टेम्परेचर इफेक्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर मटेरियल एगो द TC का मतलब यहाँ पे जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है, इट बिकम्स नॉर्मल कंडक्टर, बट इफ वी अगेन कूल डाउन दिस मटेरियल बिलो द TC देन अगेन इट बिकम्स सुपर कंडक्टर। यही जो है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं। नॉर्मल कंडक्टर के लिए जो ग्राफ है इस तरह आता है, और जो सुपर कंडक्टर है उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह आता है, और ये है अपना टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ। अब यहाँ पे जो है ये है अपना क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट, ये है सुपर कंडक्टिंग स्टेट ये वाला, और ये अपना टेम्परेचर। यहाँ पे जो TC है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसको पॉज करके लिखिए। तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वो है अपना परसिस्टेंट करंट। तो परसिस्टेंट करंट को हिंदी में बोलते हैं अपन दीर्घस्थायी धारा। तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई एक सुपर कंडक्टर की रिंग है, कोई ऐसा मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर है T इज़ लेस देन TC टेम्परेचर पर, और मैंने उसकी एक रिंग बनाई। अब उस रिंग में मैंने एक करंट फ्लो करवाया कुछ सेकंड के लिए, या फिर बोले तो मिली सेकंड के लिए कुछ करंट फ्लो करवाया, और उसके बाद ये करंट का सोर्स हटा लिया। तो अब जो परसिस्टेंट करंट है, तो ये जो है इसमें जो करंट फ्लो करवाया है ये मैंने एक बार सोर्स लगाने के बाद यहाँ से रिमूव कर लिया है। अब हमको पता है कि जो सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें रो इज इक्वल टू 0 होता है। अब जहाँ यहाँ पे जो रजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि करंट को फ्लो होने से कौन रोकता है, रजिस्टेंस। अब यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू है 0, तो रजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है कि ये करंट
हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। जैसे कि हम जब नॉर्मल कोई इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं तो हम देखते हैं उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसमें हमें कोई बैटरी लगाते हैं। अब जब हम बैटरी से इससे करंट फ्लो करवाते हैं फिर यहाँ से जाके अगेन, तो अब क्या होता है इसमें, जैसे ही हम बैटरी को यहाँ से रिमूव करेंगे, बैटरी को हमने जैसे ही यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ जो करंट है वो इसमें फ्लो होना बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है सुपर कंडक्टर में, तो इस वजह से ये जो करंट है वो हमेशा के लिए फ्लो होती रहेगी, या फिर बोले तो एक लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होती रहेगी। जैसे एक सुपर कंडक्टर जो है हमने लिया है यहाँ पे नायोबियम और जर्कोनियम का एक एलॉय लिया। एलॉय का मतलब होता है कि नहीं, दो मेटल्स का या मटेरियल्स का मिक्सचर। तो यहाँ नायोबियम और इनका ऐसे लिया कि ये तो है 0.75 और ये है 0.25। इसका मतलब है कि जो नायोबियम का परसेंटेज है वो हमने 75% लिया और जो जर्कोनियम का है वो अपन ने 25% लिया। और नायोबियम जर्कोनियम की हमने एक रिंग बनाई, और रिंग बनाई तो उसमें कुछ मिली सेकेंड के लिए जब हमने करंट फ्लो करवाया और इसका जब लाइफ टाइम देखा तो इसका लाइफ टाइम जो आया वो हमारे पास आया 10⁵ ईयर्स तक। मतलब ये जो करंट है वो इसमें 10⁵ ईयर्स तक यहाँ पे फ्लो होती रहेगी, और इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट। अब आप बोलोगे भाई 10⁵ ईयर्स तक कौन देखने वाला है कि करंट फ्लो होती रहेगी या नहीं होगी। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आपने जब रेडियो एक्टिव डिके पढ़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं जब कोई न्यूक्लियस का डिके होता है, तो जब रेडियो एक्टिव डिके में हम देखते हैं जब कि 2 दिन में कोई भी न्यूक्लियस इतना डिके हो गया है या इतने उसमें से पार्टिकल डिके हो गए, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरे न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए जो डिके होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, हम उनसे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम निकालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं और एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनकी वजह से हमें यहाँ पे पता चला सकते हैं कि ये जो करंट फ्लो होने वाली है वो कितने टाइम के लिए करंट फ्लो होने वाली है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होने वाली करंट को हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट। अब हम ये बोलेंगे कि भाई अगर ये ऐसा कोई हम डिवाइस बना ले, कोई सुपर कंडक्टर का हम डिवाइस बना ले जिसमें एक बार थोड़ा सा करंट का सोर्स लगाया, उसके बाद अपन ने सोर्स हटा लिया और करंट उसमें फ्लो होती रहेगी, तो हम क्यों ना ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऐसे ही बना ले। लेकिन हम जानते हैं कि जो सुपर कंडक्टर होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। अब इतना कम टेम्परेचर, जैसे हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले हमारे पास मरकरी के ऊपर किया और उसके लिए अपन के पास 4.2 केल्विन जो है क्रिटिकल टेम्परेचर आया। तो इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही टफ होता है रियल लाइफ में। जैसे लिक्विड हीलियम है तो उसका जो टेम्परेचर है, मान लो उसका टेम्परेचर जो है हमारे पास 77 केल्विन के इक्वल होता है कुछ, तो इतना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर को हम लॉन्ग टाइम तक मैनेज नहीं कर सकते। तो उसी तरह जब हमारी आज के टाइम पे जो रिसर्च है वो ये है कि हमें जो सुपर कंडक्टिंग, हमें ऐसा कोई सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाना है जिसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई मिले हमको। और ऐसी रिसर्च में जब हमने देखा कि नायोबियम जर्मेनियम हमें एक ऐसा जो है सुपर कंडक्टर मटेरियल मिला जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 23 केल्विन फाउंड हुई। अब 1986 में बेडनॉर्ज और मुलर ने हमें एक ऐसा सुपर कंडक्टर मटेरियल दिया जैसे LaVaCuO, तो इसका जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिला वो हमें मिला है यहाँ पे 34 केल्विन, और इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब जो लेटेस्ट हमारे पास सुपर कंडक्टर है वो एक स्कैंडियम का है जिसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड हुई है वो है 37 केल्विन। तो इस तरह से जो हम कोई भी सुपर कंडक्टर मटेरियल बनाते हैं या उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएं तो इसका मतलब है उसको हमें बहुत लो टेम्परेचर पर रखने पड़ेगा, और लो टेम्परेचर को मैनेज करना बहुत ही कठिन काम है। तो इस वजह से हम सारे डिवाइसेस को कोई सुपर कंडक्टर से नहीं बना सकते। अब हम देखते हैं कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल करते हैं इसका मतलब है कि जो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो हम बोले कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स इज इक्वल टू 0। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब है वह मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस को रिपेल कर रहा है, और रिपेल कर रहा है तो वो इतना रिपेल कर रहा है कि वो एक परफेक्ट डाईमैग्नेटिक है। ये मतलब उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 के इक्वल आती है। जैसे वही हम यहाँ पे देखेंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर मटेरियल इज 0, सो बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट H+m। हम जानते हैं कि बी इनसाइड जो होता है वो H+m के प्रोपोर्शनल होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब जब हम बी इनसाइड जब 0 लिखेंगे तो इसका मतलब म्यू नॉट H+m
अब हमको पता है कि म्यू नॉट जो है वो तो एक कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट एच प्लस एम है ये जो है जीरो हमारे पास हो सकता है। जब हम इसको जीरो करेंगे, एच प्लस एम को इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू माइनस एम आया, एम यहाँ पे जो है मैग्नेटाइजेशन, एच है यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इनसे जब हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू निकाली तो ये आया माइनस एम अपॉन एच, और इसकी जो वैल्यू आती है यहाँ पे माइनस वन आती है, और माइनस वन ससेप्टिबिलिटी आई है, इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट डाईमैग्नेटिक है। परफेक्ट डाईमैग्नेटिक द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज माइनस वन, जो कि परफेक्ट डाईमैग्नेटिक बिहेवियर है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस है इनको बिल्कुल पूरी तरह से रिपेल करता है, मतलब इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस एंटर नहीं करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो सुपर कंडक्टर मेटेरियल्स होते हैं कब होते हैं, वो जब T लेस देन TC होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जो है कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है। तो अब उस पर क्या होता है, उसकी रजिस्टिविटी होती है जीरो, मतलब रो इज इक्वल टू जीरो। कंडक्टिविटी होती है हाई, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो है माइनस वन, और बी इनसाइड हो जाएगा उससे जीरो। और ये हमें ये जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सुपर कंडक्टर के लिए। अब हम देखते हैं इसमें जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ये हमें याद रखना है कि किसी भी सुपर कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अब इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको प्रूव करने के लिए हमें यूज में लेना पड़ेगा यहाँ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से जब हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर, वी नो दैट द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हैव जीरो रेजिस्टिविटी। जब जीरो रेजिस्टिविटी है तो हम ओम्स लॉ से देखेंगे, ओम्स लॉ फॉर कंडक्टर। अब देखो हमें पता है कि जो J इक्वल टू होता है सिग्मा ई, और अपन पता है कि J अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू होता है अपन के पास यहाँ पे E। अब वन अपॉन सिग्मा क्या है यहाँ जीरो, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट को अपन जीरो लिख सकते हैं, या फिर वन अपॉन जो सिग्मा है इसको अपन रो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे J इंटू रो लिख देंगे, J इंटू रो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ये क्या लिखी है हमने, J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, तो J अपन सिग्मा करेंगे तो E आ जाएगा, अगेन करेंगे J इंटू रो करेंगे E आ जाएगा, और E यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज रो इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे। अब हम देखेंगे जो करंट यहाँ पे जो J है ये तो है करंट डेंसिटी, E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा है यहाँ पे कंडक्टिविटी, और रो है यहाँ रेजिस्टिविटी। कि जब हम किसी भी सुपर कंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस है उससे रिपेल होती है। तो ये रिपेल होती है, मतलब हमने एक माइसनर इफेक्ट का थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पे देख लिया है, इसको और आगे देखेंगे इसके जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है उसमें। लेकिन यहाँ देखते हैं कि अपन को पता है कि सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो, द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल परफेक्ट डाईमैग्नेटिक, यहाँ होता है ये परफेक्ट डाईमैग्नेटिक सो ससेप्टिबिलिटी इज माइनस वन। अब ससेप्टिबिलिटी माइनस वन है, इसका मतलब बी इनसाइड किसी वजह से होगा, एच प्लस एम, एच क्या एक्सटर्नल फील्ड, एम है इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन। अब म्यू नॉट एच प्लस एम, अब हम एच को यहाँ से कॉमन लेंगे तो म्यू नॉट एच वन प्लस एम अपॉन एच हो जाएगा, और एम अपॉन एच अपन को पता है क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसकी वैल्यू सुपर कंडक्टर के लिए माइनस वन आती है। अब यहाँ पे जब वन प्लस काई, और काई की वैल्यू जो माइनस वन रखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट एच वन माइनस वन, तो ये कह जाएगा जीरो। तो इसका मतलब है सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होता है। ये यहाँ से प्रूफ हो गया थ्योरेटिकली। अब हम देखते हैं इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू ओम्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू माइसनर इफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वो किसके कारण होता है, ओम्स लॉ से हम पता कर सकते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है उसका हम माइसनर इफेक्ट से पता कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है किसी एक वाइवा के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम द सुपर कंडक्टर्स डज नॉट फॉलो द मैक्सवेल इक्वेशन। अब ये देखो, अब मैंने आपको बताया कि जो सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो इसका मतलब ई और बी क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करते हैं, एक बार आप यहाँ तक लिखिए इसको। अब देखो यहाँ पे, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें E इज इक्वल टू भी जीरो मिला और B इज इक्वल टू भी जीरो मिला। अब ये क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम जानते हैं कि भाई मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल क्रॉस ये होता है हमारे पास यहाँ पे माइनस डेल V अपॉन डेल टी, और अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर मटेरियल इज जीरो। तो ये जब जीरो हो गया, E इज इक्वल टू जीरो, देन डेल V माइनस डेल V अपॉन डेल टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आया B इज कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट किसके रिस्पेक्ट में,
यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये क्या है डेल वी अपॉन डेल टी, और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का भी डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्वांटिटी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो अब हमने देखा है वहाँ पे कि बी तो क्या है यहाँ पे जीरो है, और मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से जो बी आ रहा है यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल इक्वेशन जो हैं वो सुपर कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब है कि बी और ई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि द मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं द मैक्सवेल इक्वेशन डज नॉट एप्लीकेबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी एंड सो वी कैन से दैट E इज इक्वल टू जीरो एंड B इज इक्वल टू जीरो डज नॉट डिपेंड ईच अदर। इसका मतलब है ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, E सेपरेटली जीरो है और B सेपरेटली जीरो है। तो एक बार आप यहाँ तक लिख लिया होगा आपने डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि E इज इक्वल टू जीरो, तो B क्या है यहाँ पे इनसाइड कांस्टेंट है। तो इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है मैक्सवेल इक्वेशन डज नॉट एप्लीकेबल फॉर सुपर कंडक्टिविटी। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है कि अपना क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा जब कोई भी सुपर कंडक्टर मटेरियल जब T इज लेस देन TC पर जो है एक सुपर कंडक्टर बन गया। अब सुपर कंडक्टर बन गया तो इसका मतलब क्या है कि जो TC है क्रिटिकल टेम्परेचर, इस पर जस्ट वो सुपर कंडक्टर बना ही है, लेकिन हम TC से और आगे आते जाएंगे, या इसका मतलब जब टेम्परेचर को और भी कम करते जाएंगे और T इज इक्वल टू जीरो केल्विन, T इक्वल टू जीरो केल्विन पर क्या होगा, जो सुपर कंडक्टिविटी है जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी तो इसका मतलब अब हमें मान लो टेम्परेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसका मतलब हमारे पास जब टेम्परेचर कम करने पर सुपर कंडक्टर बन गया, अब हम क्या करेंगे, उस सुपर कंडक्टर को या फिर उस मटेरियल को अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर हमें उसकी सुपर कंडक्टिविटी को अब डिस्ट्रॉय करना है तो अपन क्या करेंगे, अब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा कि हम धीरे धीरे उसके ऊपर जब फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक सर्टेन वैल्यू पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये दोबारा जो है नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। अभी भी T इज लेस देन TC है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें केवल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे एक सर्टेन वैल्यू पे, मैग्नेटिक फील्ड की एक सर्टेन वैल्यू पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अगेन मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं, उसी जो पर्टिकुलर वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कैसे होगी कि हम जब हमको पता है कि हम किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है उससे बाहर से जाना स्टार्ट होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। और रिपेल करता है जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो उस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करती जाएंगी। अब जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे अंदर जो फील्ड ऑफ लाइन्स है वो पेनिट्रेट करेंगी और धीरे धीरे एक पर्टिकुलर वैल्यू पर वो एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। या फिर हम बोले तो वो जो सुपर कंडक्टिंग की जो डाईमैग्नेटिज्म की उसकी जो प्रॉपर्टी है काई इज इक्वल टू -1 वो नहीं रहेगी। तो अब हम इसको देखते हैं द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एबव विच मटेरियल बिकम्स नॉर्मल कंडक्टर एंड बिलो इट बिकम्स सुपर कंडक्टर कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। टेम्परेचर वही है, हमने जो काम टेम्परेचर में किया था, अब टेम्परेचर तो ऑलरेडी ही T लेस देन T है, TC है, लेकिन अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं हम केवल मैग्नेटिक फील्ड को। तो एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर तो वो मटेरियल होगा नॉर्मल कंडक्टर और उस सर्टेन वैल्यू से नीचे होगा सुपर कंडक्टर। तो अब हम देखते हैं इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द अबव क्रिटिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल बिकम नॉन जीरो। इसके मतलब हमने जब मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के इनसाइड जीरो कंसीडर किया था या फिर जीरो होता है, वो होता है सुपर कंडक्टर के लिए, तो अब वो जीरो नहीं रहेगा। तो जीरो नहीं रहेगा तो इसका मतलब है बी जो इनसाइड है वो म्यू नॉट H+m होता है। अब ये बी नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब यहाँ पे H+m भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जब H+m नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो m/h मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी नॉट इक्वल टू -1 होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नॉट इक्वल टू -1 है। इसका मतलब ये परफेक्ट डाईमैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सो द मटेरियल डज नॉट रिमेन्स परफेक्ट डाईमैग्नेटिक एंड
इट डेस्ट्रॉयड सुपर कंडक्टिविटी। अब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इसका मतलब है जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन है अपने पास ये SC एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू SC एट टेम्परेचर 0 1 माइनस T² अपॉन TC²। और इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन फर्स्ट हमको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये रिलेशन हमें जो न्यूमेरिकल जो आते हैं हमारे लिए वो इससे ही होते हैं। अब हम देखेंगे जो SCT है, ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T, SC0 है, ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 केल्विन। अब हमको पता है कि B इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू नॉट H। अब हम दोनों साइड इक्वेशन फर्स्ट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट SCT इज इक्वल टू म्यू नॉट SC0 1 माइनस T² अपन TC²। तो ये क्या बन जाएगा, BCT मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T, और ये बन जाएगा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर 0, और यही है। अब हम इसको चाहे हमारे पास ये BCT मिल जाए चाहे हमको H की फॉर्म में मिल जाए, एक ही बात है दोनों में। तो हम अब हमें केस देखना है, दो केस देखने हैं इसमें। केस फर्स्ट तो ये है कि एट T इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 है, टेम्परेचर की वैल्यू हम जैसे ही इसमें 0 रखेंगे तो 0 रखने पे क्या होगा, T की जगह 0 रखा तो ये वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब जो SCT है वो इज इक्वल टू आया SC0 के, और ये आई अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हमने T इज इक्वल टू रखा क्रिटिकल टेम्परेचर, T इज इक्वल टू TC। अब T की जगह TC रखा तो TC से TC कैंसिल बनाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो SCT वैल्यू है ये हो जाएगी अपने पास 0। इक्वेशन 4 और 3 और 4 दो केस है, इसको हम एक ग्राफ से समझ सकते हैं। और ग्राफ किस किस के बीच में होता है, द कर्व बिटवीन SCT क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T और टेम्परेचर के बीच में, और जो कि होता है पैराबोलिक यहाँ पे। अब ये टेम्परेचर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब हमने वहाँ पे देखा था कि जब टेम्परेचर की वैल्यू हमने 0 केल्विन लिए, अब हमने जब 0 केल्विन लिया इसका मतलब जब टेम्परेचर मैंने पहले भी बताया कि जो T इक्वल टू 0 केल्विन है, इसका मतलब है जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे जो सुपर कंडक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंडक्टिविटी है। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे जो सुपर कंडक्टर है वो नॉर्मल कंडक्टर में चेंज होता जाएगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करे और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो हम देखेंगे जैसे मान लो T इक्वल टू 0 केल्विन पे देखा, तो इसका मतलब अब हमको इस सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर बनाने के लिए मैक्सिमम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी, तब ये नॉर्मल कंडक्टर बनेगा। इतना जब ये T इक्वल टू 0 है तो SCT की वैल्यू हाईएस्ट है, मैक्सिमम, और ये क्या है यहाँ SC एट टेम्परेचर 0, ये क्या आया SCT की वैल्यू मैक्सिमम आई है। अब मान लो मैंने इसको कुछ टेम्परेचर दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे बात कर ली T0 की, तो टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब मैंने इसकी टेम्परेचर T0 देने पर कुछ ना कुछ सुपर कंडक्टिविटी की जो स्टेट है वो डिस्ट्रॉय कर दी। अब कुछ डिस्ट्रॉय कर दी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमको अब मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई करनी पड़ेगी इसके ऊपर। पहले जो मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करेंगे उससे कम में ही इसका सुपर कंडक्टर से ये नॉर्मल कंडक्टर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब हमने और टेम्परेचर दिया, इसको मान लो T1 दिया, तो T1 पे क्या हुआ, कुछ और ज़्यादा सुपर कंडक्टिविटी हमने टेम्परेचर से ही इसकी डिस्ट्रॉय कर दी। तो अब हमें जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा उसकी वैल्यू और भी कम आएगी, जैसे हम इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है ये हाईएस्ट, सबसे पहले 0 पे हाईएस्ट, T0 पे क्या है थोड़ा कम हुआ, T1 पे और कम हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम TC की तरफ जाते हैं, इसका मतलब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर के कुल इसको टेम्परेचर दे दिया, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आई। इसका मतलब अब हमें इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर बनाने के लिए। और ये यहाँ पर है कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है टेम्परेचर T इक्वल टू TC पर ये जो है 0 है। इसका मतलब ये मान लो कि अगर जैसे हम सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर में बनाने के लिए दो चीज़ों से बना सकते हैं, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, एक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के जो कोरस्पॉन्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, केवल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगी। ये मान लो कोई भी एक सांप है वो 5 डंडों में मरता है, और एक तो टेम्परेचर वाला आदमी है और एक दूसरा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वाला आदमी है। मान लो टेम्परेचर वाले आदमी ने उसमें 2 डंडे पहले ही मार दिए, तो इसका मतलब ये पहले ही थोड़ा घायल कर दिया। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ टेम्परेचर दे दिया तो इसकी सुपर कंडक्टिविटी पहले ही थोड़ी घायल हो गई। अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा मतलब ये मान लो यहाँ 3 डंडे ही मारने पड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू हमें कम देनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की।
अगर हम टेम्परेचर 0 ही देते, हम टेम्परेचर से कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करते, और तो हमें टोटल क्या देनी पड़ती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे हाईएस्ट आएगी। और हम जैसे मान लो यहाँ पे 4 हमने टेम्परेचर से 4 डंडे मार दिए, इसका मतलब हमने बिल्कुल टेम्परेचर ऐसा कर दिया कि इसकी आधी से ज़्यादा जो सुपर कंडक्टिव है वो डिस्ट्रॉय हुई, तो हमें कितना सा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, 1। ये इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। तो अब जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है यहाँ पे, ये आपने लिख लिया होगा नीचे, वो यहाँ पे आ सकता है कि जो हाउ कैन, क्वेश्चन आ सकता है हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी तो हम उसमें पहला पॉइंट आंसर में जो लिखेंगे, वो पहला पॉइंट तो लिखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर में वही लिखेंगे जो अपन ने पहले बताया है कि कैसे इंक्रीज करने पर कम होता है, ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे अपन, लिख सकते हैं एक एक्सटर्नल रेडिएशन, रेडिएशंस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो करंट डेंसिटी इंक्रीज करने पे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक हमने जो है क्रिटिकल आज सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। दूसरा अपन ने क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा है, परसिस्टेंट करंट पढ़ा है, और इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन देखा है, और अपन ने क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है। इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।